हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज तक हमने डिजिटल सम पे इतनी सारी क्लासेस पढ़ी, प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे आप। और जहाँ से भी आपको जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते रहिए। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर इसी क्लास के साथ, और चलते हैं आगे और क्या क्या हमें इसमें समझना है। तो आज की क्लास में कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, आपको बताया कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे कैसे उन्हें टैकल करना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। आज की क्लास में मैं एक नई चीज़ लेके चल रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे आप सभी के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई एग्जाम में सीधा नंबर्स देके पूछा जाता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसमें भी हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को यूज करके बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आज मैं आपको ले चलता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे और समझते हैं एक नई चीज। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, उसका एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पर मैं कहता हूं कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कैन ओनली एंड इन 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस। या फिर मैं हिंदी में बोलता हूं तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करता हूं तो उसका जो अंतिम अंक होता है, उसका जो इकाई का अंक होता है, हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या फिर जीरोज होंगी। और जीरो हमेशा सम संख्या के पेयर में होंगी। सम संख्या समझते हैं ना आप, 2 4 6 8 10, यानी जीरो अगर आती हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में तो वो हमेशा कंप्लीट पेयर में होती हैं। कंप्लीट पेयर अगर होगा तो हमेशा संख्या सम बनेगी। यहां पर मैं इसको आपको क्लियर और करूंगा एक एग्जांपल देकर। इस चीज को हम समझते हैं कि या तो किसी परफेक्ट स्क्वायर में सम हो, जीरो की संख्या होगी, इवन नंबर ऑफ जीरोस, या मैं कहूंगा कि कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो 1 4 5 6 9 में से ही कोई होगा। कैसे, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए बेटा, मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हम इन चीज़ों को नंबर सिस्टम में अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं 0 to 9, ये हैं किसी भी डेसिमल नंबर के बेस। 10 बेस होते हैं 0 to 9। कहने का मतलब है, अगर आप और भी सिंपल भाषा में इस चीज को समझना चाहें, कि कोई भी संख्या, अगर आप गणित के अंदर कोई भी संख्या पढ़ रहे हैं तो वो इन अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैं कहूं कि पूरी इंग्लिश A to Z लेटर से मिलकर बनी हुई है, इससे बाहर लेटर नहीं है। अगर आप कोई भी स्पेलिंग, कोई भी मीनिंग पढ़ते हैं, कोई भी वोकैब पढ़ते हैं तो क्या होता है, A to Z से ही मिलकर बनी है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी गणित के अंदर संख्या 0 to 9 अंकों से मिलकर बनी हुई है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये भी समझ पाएंगे कि मैं कितने भी डिजिट की कोई भी संख्या लिख दूं, उसके इकाई का अंक इन्हीं में से कोई एक आएगा। मैं कितने भी डिजिट की कोई भी संख्या लिख दूं, मैंने लिखा 4569, यानी क्या हुआ, यूनिट डिजिट में क्या आया, 9। मैं लिखता हूं 5012, तो यूनिट डिजिट में क्या आया, 2। कहने का मतलब अगर मैं कोई भी एक नेचुरल नंबर कितने भी अंक का, कितने भी डिजिट का लिखता हूं तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 to 9 इन्हीं संख्याओं में से ही आएगा। यह चीज आपको अभी क्लियर हो गई होगी। अब अगर यूनिट डिजिट इनमें से आएगा
तो मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करूं, देखिए मैंने मान लिया कि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो मैं इसका अगर स्क्वायर कर देता हूं तो इकाई के अंक में मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे 4 मिलेगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे 9 मिलेगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे 4 का स्क्वायर होता है 16, इकाई के अंक की बात करेंगे तो 6 मिलेगा। और 5 का स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे 5 मिलेगा। ऐसे ही जब मैं आगे चलता हूं, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो 49 होता है यानी 9 आएगा। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं 64 होता है तो 4 आएगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 होता है यानी कि 1 आएगा। इसके बाद आता है 0, और 0 का स्क्वायर हमेशा यूनिट डिजिट में कितना आता है? 0। और जब एक 0 का स्क्वायर करते हैं तो वो डबल हो जाती है, 2 का करते हैं तो 4 हो जाती है। इस तरीके से हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 0 हमें पेयरिंग में मिलती है। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां मैंने देखा कि अगर मैंने किसी भी संख्या का स्क्वायर किया, मैं कोई भी कितने भी अंक का अगर कोई संख्या लिखता हूं तो इन्हीं 9 संख्याओं में से कोई एक संख्या यूनिट डिजिट पर आएगी। और अगर ये यूनिट प्लेस पर आएगी तो फिर जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तब ये इनके यूनिट प्लेस पर आएंगे। तो मैंने देखा 1 and 1, मैंने देखा 4 and 4, मैंने देखा 9 and 9, मैंने देखा 6 and 6, और मैंने देखा 5। आप भी इस चीज को अच्छे से समझें। इनसे बाहर कोई भी संख्या है नहीं, तो इनके अलावा कोई संख्या आएगी नहीं। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए सिर्फ कौन कौन सी संख्या मिली हमें? 1, 4, 5, 6 and 9। यानी यहां से आप समझ चुके होंगे, जो मैंने अभी ये चीज आपको क्लियर करी थी, कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के अंत में केवल 1, 4, 5, 6, 9 तथा सम संख्या में 0 प्राप्त होंगे। तो इस चीज को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर मैंने किसी भी संख्या का स्क्वायर किया या कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोज यानी कि 0 की सम संख्या होगी। अगर इनके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस चीज को आप एकदम दिमाग में आज बिठा लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और परफेक्ट स्क्वायर को समझने के लिए हमें क्या जरूरी है? देखिए पॉइंट नंबर 2 ये कहता है ए नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिजिटल सम इज नॉट 1, 4, 7 और 9। बहुत अच्छा पॉइंट है। डिजिटल सम का हम कैसे यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, आप इस पॉइंट से समझेंगे। क्लियर? समझिए इसे एक बार, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कोई भी संख्या, मैं कहता हूं कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि उसके अंकों का योग यानी डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 नहीं है। 1, 4, 7 या 9 नहीं है। एक बार देखें इस पॉइंट को, और इससे पीछे का पॉइंट जो मैंने समझाया था वहां हम बात कर रहे थे इकाई के अंक की, यूनिट डिजिट की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं अंकों के योग यानी कि डिजिटल सम की। तो इससे पहले हमने देखा था कि इकाई का अंक क्या हो सकता है किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। एक कॉन्सेप्ट वो हो गया परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का। सेकंड स्टेप ये कहता है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इस पॉइंट का मतलब है ये कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि उसके अंकों का योग
1, 4, 7 या 9 नहीं है। ब्रैकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखें। इसका उल्टा कथन सही भी हो सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब यह है कि जब मैं ये कहता हूं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 है तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग होगी। इसका मतलब है ये कि ये स्टेटमेंट अगर हम उल्टा कहें तो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। एक बार मेरे इन वर्ड्स को एक बार ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी संख्या को हम चेक करें कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कहूं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 1 है या 4 है या 7 है या 9 है तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आई थिंक आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो एलेबोरेट करते हैं, इसी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने कहा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होगा। अगर 1, 4, 7, 9 उसके अंकों का योग नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहां पर 1 to 9 के एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1 to 9 के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इस चीज को हम कैसे समझेंगे। तो मैंने 1 का स्क्वायर किया बेटा, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो डिजिटल सम कितना हो गया 1, ठीक है। मैंने किया 2 का स्क्वायर होता है 4, तो डिजिटल सम कितना हो गया 4, क्लियर। मैंने किया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का डिजिटल सम कितना हो गया 9। यहां तक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डिजिटल सम कर रहे हैं स्क्वायर का। मैंने अगला नंबर लिया 4, ठीक है बच्चों। 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 के जब अंकों का योग मैंने देखा तो क्या है, दिस इज 7। आगे मैंने एक संख्या ली 5 और 5 का स्क्वायर किया, ये 5 का स्क्वायर है यहां पर, ये मैंने 5 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जब मैंने इसके अंकों का योग देखा तो क्या मिला 7। ऐसे ही मैंने अगला नंबर लिया, दिस इज 6 यानी कि 6, और जब मैंने 6 का स्क्वायर किया, 6 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर बेटा क्या मिलेगा 36, और अगर मैं इसके अंकों का योग देखूं तो क्या हो जाएगा बेटा 9। ऐसे ही मैं आगे और नंबर देखता हूं, 7 का स्क्वायर किया मैंने, ये हो गया 49, और जब मैं 49 के अंकों का योग देखूंगा तो अंकों का योग देखने पर क्या होगा 9, 4, 13, और 13 के अंकों का योग क्या हो जाएगा बेटा 4। ये 8 मैंने लिया अगला नंबर, 8 का स्क्वायर किया 64 होता है, और जब मैंने 6 और 4 का डिजिटल सम किया मिलेगा 10, और 10 के अंकों का योग हो जाएगा 1, तो क्या मिला बेटा 1। 9 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो ये हो गया आपका 81, और 81 का डिजिटल सम हो गया 9। मैंने आपको 0 to 9 जितने भी नंबर्स या डिजिट्स पॉसिबल होते हैं सबका स्क्वायर करके एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों। अब आप देखिए कि जब मैंने आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ बताई, अब आप मुझे डिजिटल सम देखिए सबका, क्या मिला 1, क्या मिला 4, क्या मिला 9, यहाँ पर 7, 7, 9, यहाँ पे 4, 1, 9। कहने का मतलब अगर मैंने किसी भी संख्या के वर्ग के अंकों का योग देखा तो क्या मिला 1 मिला या 4 मिला या 7 मिला या 9 मिला। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, इनमें से किसी के भी स्क्वायर में आपको इससे बाहर कोई डिजिटल सम मिला नहीं। यानी इस तरीके से इस पॉइंट का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसके अंकों का योग हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैं कहता हूं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, सब लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है बेटा 1 to 1। डिजिटल सम जब मैंने देखा
कितना हो गया बेटा 4, यानी फिर 1479 वाली कहानी। मैं कहता हूं कि 13 का स्क्वायर देखते हैं एक बार। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 169। जब डिजिटल सम निकालता हूं तो 9 किसी काम का नहीं होता, क्या हुआ बेटा ये होता है 7, यानी अगेन 147 मैं कहता हूं कि आप एक बार 25 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, ठीक है। इसका डिजिटल सम में देखता हूं 5 2 7, 7 6 13 और 13 का डिजिटल सम क्या हो जाता है बेटा 4। देखो दोबारा से 1479 इसी में से मिलेगा। मैं कहता हूं 45 का स्क्वायर निकालते हैं बेटा। मैं कहता हूं 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है 2025 और जब मैंने इसका डिजिटल सम देखा तो 5 2 7 और 2 9। इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी नंबर उठाएं उसका स्क्वायर करें, बहुत बड़ा नंबर उठाएं आप उसका स्क्वायर निकाल के कॉपी पे लिखें और उसका डिजिटल सम निकाल के देखें, या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो यहां से अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग 1 4 7 या 9 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको ले चलता हूं परफेक्ट स्क्वायर के। देखिए बहुत ही ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं समझ लो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और अगर आपके दिमाग में ये है, ये सारे तीनों पॉइंट हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है परफेक्ट स्क्वायर छांटने के क्वेश्चंस में। इस पॉइंट को हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के, ये कहता है कि टेंस डिजिट हम बोलते हैं दहाई का अंक, जो हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स। तो टेंस डिजिट ऑफ एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज इवन अनलेस स्क्वायर इन एंडिंग इन 6, इन दैट केस टेंस डिजिट विल बी ऑड। हिंदी में आपको बता देता हूं, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमारे सामने लिखी हुई है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दहाई का अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हमेशा सम होता है, इवन नंबर आप समझते हैं ना, 2 4 6 8। जीरो भी इवन नंबर होता है, जीरो को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हमारे क्या होते हैं इवन नंबर्स। तो यहां पे ये कह रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का दहाई का अंक हमेशा सम संख्या होती है, इवन नंबर। एक लिमिटेशन है इस बात की, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या 6 पे खत्म हो रही है तो उसके दहाई का अंक विषम होगा। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट पूरा, कि दहाई का अंक किसी भी प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का सम होगा। क्या बेटा सम होगा। जबकि यदि पूर्ण वर्ग संख्या 6 से अंत हो, यानी लास्ट डिजिट उसकी 6 है, तो इस प्रकार की संख्या में दहाई का अंक हमेशा विषम होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए। देखिए मैं आपको नीचे इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं कितने अच्छे से। तो यहां पर हम इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पे आपको बताया कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका दहाई का अंक हमेशा कैसा होगा, इवन नंबर, सम। एक जगह वो विषम होता है, वो कब होता है, जब कोई भी संख्या, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 के साथ एंड हो रही हो, यानी उसके इकाई का अंक 6 हो। तो समझते हैं इसे यहां पर इस पॉइंट के साथ, एग्जांपल के साथ। देखिए अगर मैं कहता हूं कि 7 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49। देखिए दहाई का अंक कैसा है, इवन। यही मैंने अभी आपको बताया था। मैं कहता हूं कि 8 का स्क्वायर लिखते हैं, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। देखिए दहाई का अंक कैसा है, इवन।
ठीक है। मैं कहता हूं कि 21 का स्क्वायर लिखते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 441। देखिए दहाई का अंक कैसा है? इवन। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। 7 का स्क्वायर लिखा मैंने 49, दहाई का अंक कैसा हो गया? इवन हो गया। 8 का स्क्वायर लिखा मैंने 64, दहाई का अंक कैसा हो गया? 6 हो गया। 21 यानी कि 21 का स्क्वायर लिखा मैंने 441, दहाई का अंक कैसा हो गया? इवन। मैं कहता हूं 11 का स्क्वायर देखिए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, देखिए दहाई का अंक कैसा है? इवन। मैं कहता हूं 12 का स्क्वायर एक बार देखते हैं, तो 12 का स्क्वायर जब मैं देखूंगा तो होता है 144, दहाई का अंक कैसा है बेटा? इवन। मैं कहता हूं 32 का स्क्वायर देखते हैं एक बार, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 1024 की अगर बात करें तो दहाई का अंक कैसा है? इवन। और आगे अगर हम चलें तो मैं कहता हूं कि 22 का स्क्वायर देखते हैं। 22 का स्क्वायर होता है बेटा 484, कैसा है दहाई का अंक? इवन। मैं कहता हूं कि 31 का स्क्वायर देखते हैं। 31 का स्क्वायर होता है बेटा 961, दहाई का अंक कैसा है? इवन। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए। इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको 7 का स्क्वायर दिखाया, 8 का स्क्वायर दिखाया, 21 का स्क्वायर दिखाया, 11 का स्क्वायर दिखाया, 12 का स्क्वायर दिखाया, आपको 32 का स्क्वायर दिखाया, 22 का स्क्वायर दिखाया, 31 का स्क्वायर दिखाया, और फिर आप कोई भी स्क्वायर उठा लीजिए। ठीक है, तो इन स्क्वायर्स में आपने क्या देखा? सभी के सभी 10 डिजिट यानी कि दहाई के अंक इवन हैं। अगर मैं आपको कहता हूं 45 का स्क्वायर दिखाइए, तो 45 का स्क्वायर होता है बेटा 2025, दहाई का अंक कैसा है? इवन। यानी यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके दहाई का अंक हमेशा कैसा मिलेगा? एक सम संख्या, एक सम डिजिट, एक इवन डिजिट, एक सम अंक होगा। क्लियर? एक लिमिटेशन दी हुई है इसमें, इसी पॉइंट में। ये लिमिटेशन क्या कह रही है? इसको देखिए। ये कह रही है कि अगर वो संख्या, अगर कोई पूर्ण संख्या 6 से खत्म हो रही है, यानी इकाई का अंक 6 है, तो उसका जो दहाई का अंक होगा वो विषम होगा। बस यही एक केस ऐसा है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के दहाई का अंक विषम यानी कि ऑड डिजिट होगा, जब उसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 होगा। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर 16 का स्क्वायर लिखा, कितना है? 256, दहाई का अंक कैसा है? ऑड। ठीक है, मैंने यहां 14 का स्क्वायर लिखा, कितना होता है? 196, यानी कहां से खत्म हो रहा है? 6 के साथ, तो इसका दहाई का अंक कैसा है? ऑड। तो यही एक कंडीशन है जिसमें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दहाई का अंक जो है वो ऑड होगा। कब? जब वो संख्या 6 से एंड होगी या उसके इकाई का अंक 6 होगा। तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था ये परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, एक बार मैं इन तीनों पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइंड करता हूं फटाफट, जिससे आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ना हो और आपके दिलो दिमाग में अच्छे से ये चीज फिट हो जाए। तो दोबारा से एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करेंगे चीजों को। मैं कहता हूं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के अगर हम वर्ग को देखें तो उसका इकाई का अंक हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, या फिर 0 पेयर में होंगी, सम संख्या में 0 होंगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग, डिजिटल सम को हम यहाँ लागू कर रहे हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कि उसके अंकों का योग हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। और ये मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ बता चुका हूँ। लेकिन ब्रैकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको अगर हम उल्टा बोलें तो भी ये बात सही हो जाए। उल्टे का मतलब क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी संख्याओं के अंकों के योग 1, 4, 7, 9 होंगे वो सब के सब पूर्ण वर्ग होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर पूर्ण वर्ग है तो अंकों का योग इन्हीं में से कोई होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका दहाई का अंक हमेशा इवन होगा जब तक कि उसके इकाई का अंक 6 नहीं है। अगर इकाई का अंक 6 है तो उसका दहाई का अंक एक विषम अंक होगा, यानी कि ऑड डिजिट होगी। तो ये तीनों पॉइंट मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसे हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे आपका डिफेंस का पेपर हो, नेवी का पेपर हो, या चाहे आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे सीजीएल का पेपर दे रहे हो, या अदर कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो डायरेक्ट आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखते हैं एक बार, तीनों पॉइंट जो हमने अपने दिमाग में बिठाए हैं उनको दिमाग में बिठा के हम इस चीज को यूज करेंगे और इस चीज का आंसर करेंगे। तो पहला पॉइंट था कि इकाई का अंक हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या होता है, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 0 होगा। तो पहला रूल हमारा पूरी तरह से फॉलो होता है। इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 4 है। यानी पहले पॉइंट से हम क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अंकों का योग या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो देखते हैं सभी ऑप्शंस के अंकों का योग क्या कहता है। तो हमने देखा यहां से 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, काउंट करने की जरूरत नहीं है, 9 और 9 18। बचा 7 और 3 10, और 10 का डिजिटल सम अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा 1। यानी ये हमारा आंसर हो सकता है या नहीं, बताइए, हो सकता है या नहीं। मैंने आपको बताया था कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके अंकों का योग या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। जैसे ही हमने देखा कि इसके अंकों का योग 1 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और हमें जवाब किसका करना है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 9 और 9 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 7 22, और 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4। यानी ये भी हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 7 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, और 30 और 6 36। देखो एक बार दोबारा, 7 7 7 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 6 36, और 36 का अगर हम अंक डिजिटल सम देखते हैं तो 3 और 6 मिलके कितना बनाते हैं 9। यानी ये भी हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका मतलब अगर ये तीनों आंसर नहीं है और नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 7 और 3 10, 10 5 15, और 3 18, ठीक है बेटा। यानी इन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये 18 हो गए, 9 + 9, और डिजिटल सम हमारे पास रह गया कितना 6, जो कि पॉइंट नंबर 2 में नहीं है। डिजिटल सम या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो बेटे 6 उस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और वही हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 7 3 5 3 2 4।
आया होगा अच्छे समझ में बेटा कैसे हम इस चीज को पहचानेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी चीज पर। कह रहा है विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम यहां पर देखना शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर वन मैंने क्या बताया था, या तो इकाई का अंक 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 0 होगा। क्लियर। तो यहां पर हमने देखा 9 4 9 4, यानी पहला वाला पॉइंट हमारा पूरा फॉलो हो रहा है। दूसरे की बात करें डिजिटल सम, लेकिन हमने देखा कि यहां पर एक जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि दहाई का अंक इवन और यहां पर मैंने दहाई का अंक देखा कैसा है, ऑड। लेकिन दहाई का अंक अगर ऑड है तो यहां पर 6 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 6 नहीं है। तो देखते ही मैंने टिक लगाया कि यही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यही एक नंबर ऐसा है जिसने दहाई के अंक में विषम अंक दे रखा है, ऑड डिजिट दे रखी है, और ऑड डिजिट के बाद हमेशा इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6, जो कि नहीं है। तो ये मेरा कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मैं आंसर लगाऊंगा कि यही मेरा आंसर होगा। इनमें से यही एक संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो पीछे के जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को यूज करके हम इस चीज का कैसे आंसर कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना होता एग्जाम में कि आप इनके परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हो तब आंसर कर रहे हो। आया समझ में। चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक लिमिटेशन है इस कॉन्सेप्ट की। क्या लिमिटेशन है वो, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में। बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन जैसा ही, जो अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड होता है। उसमें लिखा होता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर हमें चाहिए। ठीक है, 2 तरीके के सिंप्लीफिकेशन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग के सेक्टर में मिलता है जहां अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जहां मांगी होगी वहां पर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर कुछ और होगा, डिजिटल सम कुछ और आंसर देगा, और ऑप्शंस में उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी होती है, कंप्लीट वैल्यू दी होती है। तो वहां पर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन आती है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन दिया है, वो वैसे ही बहुत आसान होता है करना, मैं अभी आपको एक बार बता दूंगा। उसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपके ऑप्शंस आंसर से मैच नहीं करेंगे। एक लिमिटेशन ये हो गई। अगर हम दूसरी, यही अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब यह निकट मान के लिए वैध नहीं है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव डिजिटल सम मिलता है तो उसमें 9 जोड़कर उसे हम पॉजिटिव कर लेते हैं। आया समझ में बेटे। ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसे लिमिटेशन में डाल रहा हूं जिससे कि आगे कोई स्टूडेंट्स ये ना कहे कि यहां पर ये चीज कैसे नहीं हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बाउंडेशन बता रहा हूं कॉन्सेप्ट की, और कैसे उसको तोड़ना है मैं वो भी बता रहा हूं कि अगर आपको नेगेटिव में डिजिटल सम मिल जाए, कुछ नहीं करना है, ऐड कर दीजिए 9। अगर 9 से बड़ा नंबर है 2 बार 9 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये तो मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूं कि अगर किसी संख्या में हम 9 जोड़ दें तो उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नेगेटिव नंबर हमारा पॉजिटिव बन के तैयार हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल यहां बता देता हूं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन क्या है, जहां पर यह चीज नहीं लगती है। क्वेश्चन आता है बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कहेगा 7.98 मल्टीप्लाई बाई 2.01 मल्टीप्लाई बाई 3.95, और ये नहीं कहेगा कि इसको हल कीजिए।
क्वेश्चन में ये कहेगा कि इसके निकटतम मान के लिए इसको हल कीजिए या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए। तो इसे करना वैसे ही बहुत आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सभी की नजदीकी वैल्यू को फुल इंटीजर में रख लेते हैं। नजदीकी वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं आप? यदि पॉइंट के बाद 5 तक है, जैसे 3.5 है तो उसको 3 लेंगे, और 5 से ऊपर है, 3.5 से ऊपर है 3.78, 3.9, तो उसको हम 4 लेंगे। कंप्लीट इंटीजर बना लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी निकटतम वैल्यू है 8, इसको सॉल्व करूंगा इसके निकटतम वैल्यू है 2, और इसको सॉल्व करूंगा इसकी निकटतम वैल्यू है 4। फटाफट मैं पूरी इंटीजर वैल्यू रखूंगा और इसे सॉल्व करूंगा। 4 2 8 और 8 8 64। तो इस तरीके से सॉल्व होता है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन। उसमें आप डिजिटल सम को ना लगाएं, क्योंकि 64 उसका जो ऑप्शन में आंसर दिया होगा ये डिजिटल सम को मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं है। तो यही था पॉइंट नंबर 1 लिमिटेशन का, कि जब भी अप्रॉक्सीमेशन या निकटतम मान का प्रश्न होगा आपके एग्जाम में तो आप डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करेंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कैसे क्वेश्चन करना है अप्रॉक्सीमेशन का। निकटतम वैल्यू को रखिए और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपको फटाफट से आंसर मिल जाएगा। कंप्लीट इंटीजर। पॉइंट नंबर 2 को अगर हम समझें, पॉइंट नंबर 2 कह रहा था कि अगर डिजिटल सम नेगेटिव मिल जाता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 4 4 3 माइनस 5 4 3 5। इस तरीके का कोई आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 5443 में से 5435 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? यहां मुझे आंसर मिलेगा कितना? 8, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिजिटल सम से, इस तरीके के क्वेश्चन को डिजिटल सम से करता हूं तो 549 काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया डिजिटल सम? 7। यहां पर 549 और डिजिटल सम कितना हो गया? 8, और 7 में से जब 8 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 1। यानी कि मुझे डिजिटल सम मिला नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर 2 यही कह रहा था कि जब मुझे डिजिटल सम नेगेटिव मिलता है तो मैं इसमें 9 को ऐड कर देता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 9 को ऐड कर दो तो उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये पॉजिटिव बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो गया? 8। और देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो डिजिटल सम क्या मिला था? 8। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें नेगेटिव अंकों का योग मिलेगा 9 कर दीजिए। अगर 9 से भी बड़ा है तो 2 बार 9 ऐड कर दीजिए, और बड़ा है तो 3 बार 9 ऐड कर दीजिए। जब तक कि वो पॉजिटिव ना हो जाए उसमें आप 9 ऐड करते चलिए, आपको पॉजिटिव डिजिटल सम मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों लिमिटेशंस थी जो मैंने आपको अच्छे से समझाई इस क्वेश्चन में। तो यहां तक की कहानी हमने डिजिटल सम को लेकर समझी। डिजिटल सम के हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, डिवीजन कॉन्सेप्ट को भी समझाया, कौन कौन से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में हमारे लिए हेल्पफुल है ये भी समझाया। उसके बाद स्क्वायर वाले क्वेश्चन यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कैसे डिजिटल सम यूज होता है ये भी हमने समझा। इसके बाद हमने 1-2 लिमिटेशन भी समझी कि कहाँ इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन आती है। कंप्लीट हमने इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को समझा और अच्छे से उसको अप्लाई करने की हमने कोशिश की और आपको समझाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के लिए, तो आपको इवनिंग तक इसकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार, जिससे आपको शार्पनेस मिले अपने इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट को देखते ही सॉल्व करना है। जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर एक एक डिजिट जोड़ के आपको कराया, इसकी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको नजरों में और दिमाग में ही डिजिटल सम को कॉन्सेप्ट को यूज करना है और उसको कैलकुलेट करके आपको आंसर को टिक करना है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। यही आपका पूरा टॉपिक है जो कैलकुलेशन में हेल्पफुल करेगा, और हम आगे चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
आप क्लासेस को देखते रहिए। जिसने भी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट नहीं किया देखना, सभी स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि क्लास फर्स्ट से देखिए, तब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि अगर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसका डिजिटल सम सेम होता है तो आप कल की क्लास देखिए, उसमें मैंने वो चीज़ एकदम क्लियर की हुई है कि अगर ऐसा होता है तो हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को पकड़ के उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं और राइट आंसर को अप्रोच करते हैं। कंप्लीट क्लासेस देखिए, आपने कमेंट में जितने भी डाउट्स डाले हुए हैं उनमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने सारी क्लासेस में, आज तक की क्लासेस में कमेंट सेक्शन के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस टॉपिक की सारी क्लासेस को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी उसके बाद आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम उसे आगे फर्दर क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय, टेक केयर।